हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का जो फुल टेस्ट 3 दिया था एडवांस लेवल वाला, उसकी जीएस के एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने वहाँ से निकाला था वो था माउंटेन रेंजेस। ठीक है। अब माउंटेन रेंजेस तो हम पूरा पूरा एकदम लेंदी तो नहीं पढ़ेंगे। जो क्रिस्प कुछ पॉइंट्स हैं उसके, जैसे कि सबसे यंगेस्ट माउंटेन किसको बोलते हैं, तो हम लिख लेते हैं। यंगेस्ट माउंटेन जो है हमारा, जो यंगेस्ट माउंटेन है वो हिमालयाज़ है। हिमालयन रेंज को यंगेस्ट माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन रेंज। फिर जो ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन अगर इंडिया में बात करोगे तो अरावली है। और अगर वर्ल्ड में बात करेंगे हम लोग तो अपाल्चियंस हैं। ठीक है। और अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो एंडीज माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट है ये। अच्छा, कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है, तो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं यूराल माउंटेन्स। ठीक। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। नेपाल एंड चाइना बॉर्डर। ठीक। एक ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सा माउंटेन रेंज है जो कोल में बहुत रिचेस्ट है, यानी रिचेस्ट इन कोल। तो रिचेस्ट इन कोल प्रोडक्शन, तो वो हमारा अपाल्चियन माउंटेन रेंज है। ठीक। और एक ऐसे ही माउंटेन रेंज है, यूरोप में ही है। तो मतलब यूरोप में एक माउंटेन रेंज है, एल्प्स बोलते हैं, एल्प्स। इसी में ही एक माउंटेन है, उसको बोलते हैं मॉन्ट ब्लैंक। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे यंगेस्ट हिमालयाज़ है, ओल्डेस्ट इंडिया में अरावली है, वर्ल्ड में अपाल्चियंस है, लॉन्गेस्ट एंडीज हो गया। यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाली माउंटेन रेंज को यूराल माउंटेन्स बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी लोकेशन क्या है, नेपाल चाइना बॉर्डर में है। और सबसे रिचेस्ट इन कोल कौन सा माउंटेन रेंज है, तो अपाल्चियन है। और एल्प्स का एक माउंटेन है, एक, तो उसको उसका नाम है मॉन्ट ब्लैंक। अब हम देखते हैं कुछ मतलब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो माउंटेन हैं उनके लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं। जैसे हिमालयाज़ तो हमें पता है कि एशिया में है। ठीक। एक काम करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आते हैं और लिखते हैं। जैसे हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ तो हमें पता है कि ये कहाँ है। हिमालयाज़ तो ये एशिया में है। ठीक। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी हमें पता है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। और ये हमारा, ये बना कैसे था, ये जो बना था वो टेक्टोनिक कोलिजन से बना था। मतलब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, तब जाके हिमालयाज़ बने थे। तो इसकी कुछ सब रेंजेस हैं हिमालयाज़ की, जिसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा ग्रेटर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से। ठीक। एक होती है हमारी लेसर हिमालयाज़, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से। एक होती है हमारी आउटर हिमालयाज़, इसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से। ठीक। तो ये माउंट सब रेंजेस हैं, इसको हम सब रेंजेस बोल लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट अप्रॉक्सीमेटली 8849 मीटर है।
ये जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, तो इसकी जो हाइट है वो 8849 मीटर है। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, मतलब ट्रिक क्या देख लें, अगर हम ट्रिक तो इसमें मैं कहूँगी नहीं एज सच है, बस इतना याद है ग्रेटर को, बिकॉज ये नाम कभी कभी पूछता है, ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री बोलते हैं, लेसर को हिमाचल बोलते हैं, आउटर को शिवालिक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होती है कि जो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे हमको ये पता है कि एवरेस्ट है, एक मिनट, एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी हमने वो देखी थी 8849 मीटर है, ठीक। इसके बाद जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट पीक है उसको K2 बोलते हैं, और इसके बाद है जो इम्पॉर्टेंट पीक जो इंडिया नेपाल बॉर्डर में, दैट इज़ कांचनजंगा, कांचनजंगा, ठीक है। तो जो K2 की हाइट है वो 8611 मीटर है, और कांचनजंगा की जो हाइट है वो 8586 मीटर है। तो ये ऑर्डर पूछता है कि सबसे पहले सबसे लंबी है एवरेस्ट, फिर K2 है, फिर तुम्हारी कांचनजंगा है, और एक और है, अगर मैं नंदा देवी देखूं तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, उसकी हाइट क्या है? तो इसकी लगभग 7817 मीटर है। तो मतलब इसको अरेंज करने के आगे तो पहले एवरेस्ट है, फिर K2 है, फिर कंचनजंगा है, और फिर नंदा देवी है। हिमालयाज़ में इतना, माउंटेन रेंज में इतना आई थिंक सफिशिएंट है, जिसमें हिमालयाज़ के बारे में जस्ट हमने देख लिया है। एंडीज़, हाँ एक चीज़ और है कि एंडीज़ कहाँ पे है, तो एंडीज़ हमारा कहाँ पे है? एंडीज़ हमारा साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, ठीक। और इसमें इसकी इतना, और ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी इस ये जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। ये तो साउथ नॉर्थ अमेरिका का हमको पता है कि रॉकीज है। अच्छा, लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे कलर से लिखते रहते हैं। जो रॉकीज है वो कहाँ का माउंटेन रेंज है? नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। और एल्प्स हमने डिस्कस किया था, यूरोप का है। यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? यूराल अलग करता है, यूरोप का है। यूराल हमने पढ़ा था कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। अपाल्चन माउंटेन्स जो हैं वो भी, जो अपाल्चन माउंटेन्स हमने लिखा था कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। एक होता है, हाँ, अफ्रीका में कौन सा? एटलस माउंटेन है, माउंट एटलस, तो वो हमारा अफ्रीका में है, ठीक। और मुझे तो कुछ खास इसमें याद नहीं आ रहा, आई थिंक इतना सफिशिएंट है फॉर माउंटेन रेंज, इतने में क्वेश्चंस आई थिंक फंस जाएगा। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको, टॉपिक को। बाकी मैं शीट जो हूँ, मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ, सॉरी नॉट पीडीएफ, एक शीट बनाकर पीएनजी फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और क्विज भी दे दूंगी, सो दैट आप पहले शीट को रिवाइज पढ़ लीजिए, और उसके जो पॉइंट्स है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए, फिर आप क्विज अटैम्प्ट कर लीजिए, सो दैट आपको अच्छे से वो टॉपिक्स याद हो जाएँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा माउंटेन रेंज तो कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन उसी से आया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। गोल्डन, यार क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग में हमेशा पता नहीं ये सही स्पेलिंग है कि नहीं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है, इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था एनडीए की सरकार थी, उसने लॉन्च किया था अंडर बाय एनडीए गवर्नमेंट, अंडर जो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इन्होंने, इनके अंडर में ये जो स्कीम थी वो लॉन्च, स्कीम क्या, ये नेटवर्क लॉन्च हुआ था। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक। और बाकी इसमें क्या है इसकी, हाँ, इसकी जो लेंथ थी वो तुम्हारी थी 5846 किलोमीटर। कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में स्टार्ट हुआ था। और बना कब मतलब स्टार्ट 2001 में हुआ था, और ख़त्म कब हो गया था? 2012 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, इसको गोल्डन क्यों बोलते हैं?
तो इसको गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सी सिटी को नहीं कनेक्ट करता है। 4 मेट्रो सिटीज़ बेसिकली होती हैं, तो वो मुंबई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा, ठीक, कोलकाता, ये इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि ये जो एक, अगर आपने सुना होगा भारतमाला परियोजना करके विजन, तो ये उसका भी एक पार्ट है, ठीक। तो ये मैं लिख लेती हूँ, वैसे ऐसे आप याद रखिएगा कि ये जो है वो भारतमाला परियोजना का भी पार्ट है एक, भारतमाला। ये क्योंकि ये जो भारतमाला परियोजना है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, परियोजना का पार्ट है, ठीक है। हमने क्या देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर ये नेटवर्क आया था 2001 में। इसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा शहरों को कनेक्ट करती है। किसने इम्प्लीमेंट किया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया था। इसका जो गोल था वो यही था, हाई स्पीड कनेक्टिविटी अक्रॉस इकोनॉमिक, जो इसका मतलब गोल, कैसे गोल लिख लो, या तो फिर जो इसका गोल था वो था हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर, हाँ NHAI कहाँ गया, NHAI, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है, 2012 में कंप्लीट हो गया था, और ये सब इसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट सब लिखाई दिए हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ NCW, यानी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन में MSSI होता है, कमीशन फॉर विमेन। इसकी चेयरपर्सन कौन थी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो हम इसका पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये जो कमीशन थी वो जनवरी 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, मतलब इसका कोई आर्टिकल नहीं है हमारे संविधान में, ठीक। ये बनाया मतलब ये फॉर्म हुआ था अंडर नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990। नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, दिल्ली लिख लो, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तो उसका मतलब इस होगा तो वुमेन के लिए होगा कि मतलब वुमेन के राइट्स को और उनके एंटाइटलमेंट्स को सेफगार्ड करना, ये इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक। तो इसका जो चेयरपर्सन है, अब हम जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, उसने चेयरपर्सन के बारे में पूछा था। तो चेयरपर्सन, पहले बात तो जो उसका चेयरपर्सन होता है उसको नॉमिनेट कौन करती है? राज्य सरकार करती है, यानी सेंट्रल, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, इसमें 5 मेंबर्स, मतलब टीम होती है पूरी, उसमें 5 मेंबर्स होती है, जिसमें से एक मेंबर जो होता है वो SC/ST का ज़रूर होना चाहिए। 5 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर SC/ST कम्युनिटी का होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि इसकी जो पहली चेयरमैन, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फर्स्ट जो चेयरमैन थी वो कौन थी, तो फर्स्ट कौन थी? तो फर्स्ट थी जयंती पटनायक, ठीक है। और करंट यानी 2024 में, करंट मतलब का मतलब होता है 2024 में, 2024 में कौन थी? विजया किशोर राहतकर, ठीक। ये थी हमारी, ये चेयरपर्सन थी। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट, 1992 में ये बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर बना था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन को नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। 5 मेंबर की टीम होती है, जिसमें से एक जो होना चाहिए, वन शुड बी, लिख लेते हैं, अच्छा चलो,
वन शुड बी SC ST कम्युनिटी। फर्स्ट जो चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक जी थी, और जो अभी करंट है विजय किशोरी राहतकर हैं। ठीक, तो ये था हमारा NCW के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ है तुम्हारा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। थोड़ा सा ये स्टैटिक का पार्ट हो गया। गांधी पीस प्राइज़ कब हम लोग बिल्कुल क्रिस्प पढ़ेंगे, स्टार्टिंग एंड ऑल। गांधी पीस प्राइज़, तो ये जो अवार्ड है वो 1995 में से देना शुरू हुआ था, ऑन 125th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें क्या 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और कुछ मतलब साइटेशन हो गया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह मिलते हैं। इसकी जो सिलेक्शन बॉडी होती है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और 2 अलग मेंबर्स। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक इसकी जो कौन सिलेक्ट करता है वो। तो क्वेश्चन ये था कि सबसे पहला 1995 में मतलब फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था इस अवार्ड का, तो वो थी हमारी तंजानिया की डॉक्टर जूलियस जूलियस के नायरे, NYERERE। ये तंजानिया की हैं, ये पहली रिसिपिएंट थी। ठीक है, और अगर 2025 में तो अभी मिला नहीं है, 2024 की बात करें तो 2024 में किसको मिला है, मतलब अभी रिसेंटली, तो मिशेल बैचलेट को मिला है। बैचलर से याद कर सकते हो, मिशेल बैचलेट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1995 में पहली बार दिया गया था, किसको दिया गया, डॉक्टर जूलियस के नायरे, ये तंजानिया के हैं, और 2024 में मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5th नंबर, दैट इज़ बॉक्साइट ओर के बारे में। बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम मिलता है, ये तो हमें पता ही है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम। ठीक है, और सब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कौन है, जो सबसे नीचे है मैप में, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया में देखें तो इंडिया टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में, इंडिया तो इंडिया की रैंक जो है वो 5th है, मतलब इंडिया की रैंकिंग जो है, इंडिया इज़ द 5th, अरे यार 5th प्रोड्यूसर, 5th रैंक है इसकी, 5th रैंक है। ठीक है, और सब इंडिया में अगर मेजर प्रोड्यूसर देखें तो कौन सा स्टेट है मेजर प्रोड्यूसर, तो वो हमारा ओडिशा है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में मतलब एक कोई मतलब ओडिशा में अगर मैं रिज़र्व की इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स की बात करूँ तो पंचतमाली करके एक हिल्स है, वहाँ पे बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पंचतमाली हिल्स। बॉक्साइट का यूज़ हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं, नॉर्मली इसका जो इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जैसे हमें पता है कि एयरक्राफ्ट्स में करते हैं, एयरक्राफ्ट्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी मतलब फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में भी यूज़ होता है। तो इतना ही आई थिंक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे तो और एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होती है, मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम जब कन्वर्ट होता है तो वो बेयर्स प्रोसेस होता है। मैं कैसे बताऊँ इसको, जैसे बॉक्साइट ओर को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स मेथड या बेयर्स प्रोसेस ले लो, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो 6th नंबर है वो आर्टिकल 175 है। ये पूछा गया था आर्टिकल 175 बेसिकली। तो ये जो आर्टिकल है ये गवर्नर को मतलब गवर्नर को मतलब एक तरीके से पावर दे देता है टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर टू कम्युनिकेट
डायरेक्टली विथ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की स्पेलिंग क्या है, यही है। ठीक है, अब अगर 175 में 89 घटाएंगे, जो ट्रिक होती है, तो क्या होगा 86। तो जो 86 आर्टिकल है वो यही चीज़ प्रेसिडेंट को दे देता है। सिमिलरली जो है वो प्रेसिडेंट है जो पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एड्रेस कर रहा आर्टिकल 175 के अंडर, और 86 आर्टिकल में प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 175 गवर्नर एड्रेस करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली। वैसे ही 86 इसमें 89 जो हम लोग जो कुछ बहुत सारे में होता है कि 89 मतलब यूनियन के आर्टिकल में 89 प्लस कर दो तो वो स्टेट करस्पॉन्डिंग आर्टिकल, रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स बन जाता है। वैसे इसमें 89 घटाओगे तो वो यूनियन का बन जाएगा। तो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्लियामेंट से डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है। तो ये आर्टिकल 86 है, और 175 गवर्नर को पावर देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे देखते हैं, सेवन्थ पॉइंट, सेवन्थ है कि सिक्स्थ है, क्या है, सेवन्थ है। तो फिर क्या है, अब ये है चाइनीज़, चाइनीज़ ग्रैंड पिक्स 2025, इसके विनर कौन है? तो इसके जो विनर है वो ऑस्कर पियास्त्री हैं। ऑस्कर पियास्त्री, पेस्ट्री मतलब पियास्त्री जी हैं। इसमें और कैसे याद कर सकते हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे को अगर ये नाम आ जाएगा तो मैं बता, मतलब ये याद आएगा कि ये कुछ ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड है। अब बार बार पढ़ने से आई थिंक ये रिवाइज हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यार 8th नंबर, वो क्या है, दैट इज़ नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो नर्मदा नदी है, सबसे पहले तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये उसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक प्लेट्यू, अमर 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 कंटक, अमरकंटक प्लेट्यू और मैकाल हिल से। कहाँ पे होता है ये, मतलब ओरिजिन इसका मध्य प्रदेश में होता है, मैकाल हिल्स, एमपी में। तो ये फ़्लो करती है, मतलब ये फ़्लो जो करती है, इसका जो फ्लोइंग स्टेट्स हैं, मतलब जो स्टेट्स हो गया वो एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात है। ठीक है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत रेयर है। मतलब ये एक जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स में ये बहुत रेयर है, वेस्ट फ्लोइंग है ये। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन तो अमरकंटक से होती है, और मतलब जो एम्प्टी करती है वो कहाँ करती है, एम्प्टी जो एम्प्टी होती है वो अरेबियन सी में होती है। ठीक, और रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है ट्रिक्स में कि रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, और इसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहते हैं। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो कि सरदार सरोवर डैम, जो कि इरिगेशन और सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और इंदिरा सागर भी, सरदार सरोवर भी बना हुआ है और इंदिरा सागर भी बना हुआ है। इंदिरा सागर से हम लोग सोचते हैं कि राजस्थान का ही होगा, पर नहीं, ये यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ डैम है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? ट्रिब्यूटरी अगर देखो तो ट्रिब्यूटरी और देख लेते हैं, दूसरे पेन से देखते हैं। तो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट बैंक, लेफ्ट और राइट, तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की लार्जेस्ट है, मतलब ये तवा बोलते हैं, ये लार्जेस्ट भी है, मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इसकी। और आई थिंक कोरल, चोरल है, कुंडी है। राइट बैंक में मुझे याद नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से बरना तो एक है और एक हिरण थी, बाकी मुझे याद नहीं। आई थिंक इम्पॉर्टेंट इसमें इसकी प्लेट्यू, सॉरी इसकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट ये है कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, माइकाल हिल से, जो कौन कौन से स्टेट्स में फ़्लो करती है, तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट फ्लोइंग है, रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, और कौन डैम्स कौन कौन से, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर।
ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ 9 नंबर, जो कि है, और हाँ एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है डिवाइड करती है, डिवाइड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिवाइड्स पेनिनसुलर ब्लॉक इनटू 2 पार्ट्स। पेनिनसुलर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी पेनिनसुलर ब्लॉक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो हम गोदावरी को बड़ा समझकर मैंने तो यही लगाया था, बट इसका आंसर था नर्मदा। नर्मदा डिवाइड्स पेनिनसुलर ब्लॉक इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नाइन्थ टॉपिक देखते हैं। फिर इसका टॉपिक है, एक मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, मतलब बहुत रेयर है बट आया था तो मुझे पता भी नहीं था। आई थिंक ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। मतलब अगर आसान भाषा में देखोगे तो इसका यूज़ इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स फ्रॉम अर्थ, नियर बाय स्टार्स फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये बस इतना ही याद रखो। पैरेलैक्स मेथड का ये एक एस्ट्रोनॉमिकल मेथड है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इंपॉर्टेंट यही है कि स्टार नियर बाय स्टार्स के अर्थ की दूरी को नापने के लिए हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, पैरेलैक्स मेथड, बस और कुछ नहीं। 10th नंबर टॉपिक देखते हैं, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये इसके बारे में पढ़ते हैं। चेयरपर्सन, हालांकि जो क्वेश्चन था वो चेयरपर्सन पूछा गया था, तो चेयरपर्सन को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म तो पता ही रहता है कि ये होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमने इसी लेक्चर में, मतलब इसी वीडियो में हमने ये पढ़ा था, NCW आया था जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन था। जैसे वो एक स्टैचुरी बॉडी थी, वैसे ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो बना था 1992 में, तो ये बनी है 90 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। तो कौन से वो बना था, नेशनल वुमेन्स एक्ट 1990, और तो ये बना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कौन सा एक्ट, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। हेडक्वार्टर्स सबके नॉर्मली आप दिल्ली में ही पाएंगे, इन सबके हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी करंट चेयरपर्सन देखो, सबसे पहली जो चेयरपर्सन थी, चेयरमैन जो थी वो हमारे थे रंगनाथ मिश्रा। 1990 जब बना था 1993 में, तो क्या स्पेलिंग है, हाँ, रंगनाथ मिश्रा। और अभी 2024 में करंटली जो भी इसके चेयरपर्सन रहे हैं वो जस्टिस वी राम, दोनों का नाम राम सुब्रमण्यम मनियन। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, स्टैचुरी बॉडी है, फुल फॉर्म हो गया, कब बना था, कौन से एक्ट के अंडर है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और पहला चेयरपर्सन रंगनाथ मिश्रा है 2024 में, आज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर है, पावरी नाच के बारे में। ये कहाँ का डांस है बेसिकली, तो ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन था कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, तो एक ट्राइब है, क्या नाम था उसका, हाँ, कोकना ट्राइब। तो ये कोकना ट्राइब है महाराष्ट्र की, वो मेजरली इसको परफॉर्म करती है, कोकना ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है, पावरी नाच। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक ये लास्ट है। अब हम लोग कुछ इकोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं, उनको किसने बनाया है, किसने, सॉरी नॉट किसने इन्वेंट किया है, इकोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो ये जो इकोलॉजी टर्म है, ये किसने कॉइन किया था, ये कॉइन किया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने, हैकेल की स्पेलिंग आई थिंक यही है। कब किया था, 1866 में।
अब ये तो इकोलॉजी के बारे में हो गया। अब एक है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किसने कॉइन किया था? इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एल्टन ने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था। एल्टन लिख लो, ऐसे याद रहता है, एल्टन ने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके फादर कौन है? वर्ड को फादर बोलते हैं। वर्ड में अगर ग्लोबली बोलें तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को बोलते हैं। और अगर इंडिया की बात करें, ये तो वर्ड हो गया, और अगर इंडिया की बात करें तो रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं। बस इसमें और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, आई थिंक और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये था ये हमारा GS3 का एनालिसिस है, क्रिस्प एनालिसिस। मेरे टोटल मैंने इंपॉर्टेंट 12 टॉपिक्स निकाले हैं। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए अपने हिसाब से। एंड रिवीजन के पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं गई हूँ, बस ब्रीफ ओवरव्यू लिया है इसका, जो कि टू द पॉइंट पूछते हैं एग्जाम्स में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इसका जो भी शीट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, रिवीजन शीट बनाकर, प्लस क्विज शीट, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।